हेलो एवरीवन, माय नेम इज उमंग उपाध्याय। वेलकम टू उमंग बायो क्लासेस। आज जो हमारा चैप्टर शुरू होने वाला है वो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। एनसीईआरटी का न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 है और आज हम इस नए चैप्टर को शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या देखेंगे। इसमें हमारा टोटल 10 सब टॉपिक्स हैं। पहला है डीएनए, फिर इसका सर्च कैसे हुआ, डीएनए को जेनेटिक मटेरियल कैसे बनाया गया, फिर आरएनए पढ़ेंगे, उसके बाद रेप्लिकेशन पढ़ेंगे, फिर जेनेटिक कोड ट्रांसक्रिप्शन, जेनेटिक कोड ट्रांसलेशन, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन की जीन अपने आप को एक्सप्रेस कैसे कर सकता है और उसके एक्सप्रेशन को हम किस किस पॉइंट पे रोक सकते हैं। फिर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आएगा, जब ह्यूमंस के जीन का पूरा स्टडी किया गया। ये तुम्हारा 1992 में शुरू हुआ था और टोटल तुम्हारा 2003 में लास्ट जीन की स्टडी हुई थी। फिर उसके बाद एलेक्स जेफरी का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं। देखो, इसमें टोटल तुम्हें मुझे ना 10 घंटे देने होंगे, 10 आवर्स। नंबर ऑफ लेक्चर्स वेरी कर सकते हैं, हो सकता है कोई वीडियो आधे घंटे की हो, कोई 1.5 घंटे की हो, ठीक है। बट टोटल तुम्हें मिला करके मुझे 10 घंटे देने होंगे। इसके बाद तुम्हें ये चैप्टर का हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी हम कवर करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। और 2 घंटे एक्स्ट्रा, 2 घंटे एक्स्ट्रा क्यों? ताकि हम इसके पीवाईक्यू और एनसीईआरटी के क्वेश्चन, पीवाईक्यू प्लस एनसीईआरटी क्वेश्चन, ठीक है, वो करने के लिए हमें चाहिए 2 घंटे इसके। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं हर साल, ठीक है। तो देखो, इस पहले स्लाइड से हम करते हैं अपना शुरू। यहाँ पे तुम्हें क्या दिख रहा है? पहले चैप्टर नंबर लिखा है, फिर चैप्टर का नेम लिखा है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, क्रोमोसोम के पास जो जीन होता था वो जो कोई भी कैरेक्टर था उसके लिए रिस्पॉन्सिबल था। मतलब किसी भी कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए किसी भी कैरेक्टर की जानकारी जिस पे थी उसे हम बोल रहे थे जीन। कोई भी क्रोमोसोम है, वहां पे अगर कोई भी इंफॉर्मेशन है तो उस पार्ट को हम बोल रहे थे जीन, ठीक है। तो अब उसके मॉलिक्यूलर लेवल पे जाना है हमें। तो यहाँ पे एक चीज तुम देख सकते हो, यहाँ पे एक डायग्राम है, एनसीईआरटी का दिया गया डायग्राम है, ठीक है। जहां चैप्टर शुरू हो रहा है वहीं पे ये डायग्राम है। ये एक प्रोसेस है, ये सेंट्रल डोग्मा का पहला प्रोसेस है। सेंट्रल डोग्मा में पहले होता है रेप्लिकेशन। डीएनए ये अपने आप को रेप्लिकेट कर रहा है। देखो, ये डीएनए की फर्स्ट कॉपी और ये 2 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। यहाँ से 2 में डिवाइड कर रहा है। इसमें एक होता है लैगिंग स्ट्रैंड, एक होता है तुम्हारा कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड, ठीक है। इसमें होता क्या है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज काम करता है और एक 5 to 3 डायरेक्शन में 5 to 3 डायरेक्शन में काम करता है। ये 5 to 3 क्या होता है डायरेक्शन, ये सब क्या होता है, आज के लेक्चर में हमें ये सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। देखो, अभी आज और कल 2 क्लास में हमारा डीएनए खत्म होगा, फिर उसके बाद सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल हम शुरू करेंगे। उसके बाद आरएनए रेप्लिकेशन और ये सब करके एक एक दिन में एक एक पॉइंट कवर करते जाएंगे। अब ये देखो, ये पूरा एनसीईआरटी बेस्ड होने वाला ये पूरा चैप्टर। जहां पे जरूरत लगेगी वहां पे हम आगे भी मतलब डिस्कस करेंगे। जैसे ट्रिप्टोफेरॉन है, लैकोपेरॉन, तुमने नाम सुना होगा, लैकोपेरॉन ऐसे ही एक ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन आता है, ठीक है। तो वो सब हम देखेंगे, वो तुम्हारे शायद ही उसका नाम दे रखा है एनसीईआरटी में। तो देखो, अब हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, 10 घंटे का टाइम लिया तो 4 मिनट हो गए। अब शुरू करते हैं अपना चैप्टर, ठीक है। इन प्रीवियस चैप्टर्स यू हैव लर्न द इनहेरिटेंस पैटर्न एट द जेनेटिक बेसिस ऑफ सच पैटर्न्स, ठीक है। प्रीवियस चैप्टर मतलब प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि इनहेरिटेंस के पैटर्न क्या होते हैं। कि इनहेरिटेंस का पैटर्न जो था वो तुम्हारा वो था ना, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। कोई भी कैरेक्टर एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं करता, कैसे कौन सा कैरेक्टर जाता है। जैसे तुम सिकल सेल एनीमिया ले लो या कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया लो, क्रिस क्रॉस पैटर्न हो रहा था ना, कैसे कैरेक्टर्स एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जा रहे थे। उसका हम जीन्स के बेसिस पे हमने उससे देखा था। एट टाइम ऑफ मेंडल द नेचर ऑफ दोज फैक्टर रेगुलेटिंग द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस वाज नॉट क्लियर। इनके कहने का मतलब है कि जो मेंडल के टाइम पे जो फैक्टर्स थे वो आज के जीन्स थे। उतना तो मैंने बता ही दिया था यार तुम्हें। ओवर द नेक्स्ट 100 ईयर्स, मतलब मेंडल का वर्किंग पीरियड क्या था, 1856 से
1863 था ना मेंडल का। 7 ईयर्स उन्होंने काम किया था पाइथम सेटाइवम पे। तुम्हें एक बार पूरा रिवाइज कर लेना है पूरा, मतलब जो भी तुम्हारा प्रीवियस चैप्टर है, ठीक है। 7 ईयर्स इन्होंने काम किया था पाइथम सेटाइवम पे। चलो तुम्हें मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, स्वीट पी का तुम साइंटिफिक नेम बताओ और उसका रेशियो बताओ, जो उसमें रेशियो आया था। चलो मैं रेशियो बता दे रहा हूँ, 9:7 उसका रेशियो था, बट उसका नाम तुम बताओ स्वीट पी का, ठीक है। कोई ओडोरोटस होता है। तो नेक्स्ट 100 ईयर्स, इनके वर्किंग पीरियड के नेक्स्ट 100 ईयर तक नेचर ऑफ putative genetic material was investigated, culminating in the realization that DNA deoxyribonucleic acid is the genetic material। मेंडल के मतलब ये पूरा कॉन्सेप्ट देने के बाद कि जीन कैसे होता है, उसका ट्रांसफर कैसे होता है, मतलब उसका पूरा जो कॉन्सेप्ट था इनहेरिटेंस का, ये सब देने के बाद भी साइंटिस्ट को 100 साल लग गए कि ये pता करने में कि डीएनए जो है वो तुम्हारा जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। अच्छा एक चीज इसमें है, एटलीस्ट फॉर द मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, हर ऑर्गेनिज्म में डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल का काम नहीं करता है। कुछ वायरसेस होते हैं और कुछ अदर मतलब छोटे छोटे स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसमें आरएनए काम करता है वायरस में, और अदर स्मॉल ऑर्गेनिज्म में वायरस काम करता है, आरएनए काम करता है एज अ जेनेटिक मटेरियल। वो क्यों काम करता है हम आगे देखेंगे, आज ही देखेंगे। इन क्लास 11th यू हैव लर्न द न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। देखो ये आज हो सकता है कि आज का लेक्चर बहुत बड़ा चला जाए, 1 घंटे से ऊपर चला जाए, लेकिन देखो मैंने बोला है तुम्हें 10 घंटे मुझे देने हैं इस चैप्टर के लिए। तो यहाँ पे एक चीज देख रहे हो, न्यूक्लिक एसिड चाहे वो आरएनए हो चाहे वो डीएनए हो, वो पॉलीमर होता है न्यूक्लियोटाइड का। पॉलीमर मतलब एक से ज्यादा यूनिट, जैसे मान लो ये स्केल है ना, तो इसमें तुम ध्यान से देखो तो ये 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ऐसे करके बहुत सारे सेंटीमीटर्स हैं। तो ये 30 सेंटीमीटर की अगर स्केल लोगे तो इसे बोलोगे, मतलब समझाने के लिए, पॉलीमर ऑफ सेंटीमीटर्स, ऐसे तुम समझ जाओ, बस समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो वैसे ही न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड के आगे 2 न्यूक्लियोटाइड, पॉलीमर मतलब एक ही, मतलब न्यूक्लियोटाइड को बार बार जोड़ते जाओगे ना तो वो जो मतलब बनेगा चेन, उसे हम बोलेंगे पॉलीमर चेन, ठीक है। तो इस मान लो एक न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे है, एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तीसरा न्यूक्लियोटाइड, चौथा न्यूक्लियोटाइड, पांचवा, मतलब ऐसे करके ये जो एक से एक न्यूक्लियोटाइड जुड़े हैं ना, इसे हम बोलते हैं पॉलीमर, ठीक है। ये होमोपॉलीमर भी होता है, हेट्रोपॉलीमर भी होता है, सिर्फ न्यूक्लियोटाइड से मिलकर भी बना होता है, मतलब होमो मतलब सेम टाइप ऑफ सब्सटेंस है, हेट्रो मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तुमने ये जो क्लास 11th का चैप्टर बोल रहा है वो और कोई चैप्टर नहीं है, बायोमोलिक्यूल्स है। बायोमोलिक्यूल्स का लास्ट वाला पार्ट है जहाँ पे तुमने फैट पढ़ा है, उसके बाद फैट लिपिड फैट पढ़ा होगा ना, उसके बाद आता है न्यूक्लिक एसिड का एक पार्ट, ठीक है। तो इसके कहने का यही मतलब है कि जो डीएनए होता है या आरएनए, न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप के होते हैं, या तो डीएनए या तो आरएनए। तो जो ये डीएनए आरएनए होते हैं ना, ये पॉलीमर होते हैं न्यूक्लियोटाइड के। अब देखो डीऑक्सी, डीएनए का फुल फॉर्म याद रख लो, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन से रिलेटेड है, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, और डी मतलब उसमें कुछ ना कुछ एब्सेंट है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि इसमें ऑक्सीजन किस जगह पे नहीं होता है, ठीक है। एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए आर 2 टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप के होते हैं, डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। फाउंड इन लिविंग सिस्टम, जितने भी लिविंग सिस्टम है इसमें 2 टाइप के न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं। डीएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, आरएनए थॉट इट आल्सो एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरसेस, मोस्टली फंक्शन एज मैसेंजर। देखो आरएनए का मेन काम होता है कि वो कैटलिस्ट के जैसे काम करे और मैसेंजर के जैसे काम करे। आरएनए 3 टाइप के होते हैं ना, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए। तो एमआरएनए जो होता है वो डीएनए का रेप्लिकेशन जब होता है तो वो ट्रांसक्रिप्शन, तो आरएनए बन के तुम्हारा प्रोटीन बनाता है ट्रांसलेशन के थ्रू। हैज एडिशनल रोल एज वेल एज इट फंक्शन एज एडाप्टर। टीआरएनए तुम्हारा एडाप्टर मॉलिक्यूल है, याद कर लो, क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए इज एडाप्टर मॉलिक्यूल, टीआरएनए। एंड इन सम केसेस एक्ट एज कैटालिटिक मॉलिक्यूल, कुछ केसेस में कैटालिस्ट का भी काम करता है, ठीक है। अब जैसे आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, वो तुम्हारा प्रोटीन बनाता है, यानी अमीनो एसिड को जोड़ जोड़ के तुम्हारा प्रोटीन बनाता है। तो डीएनए जो है वो थोड़ा स्टेबल होता है,
तो इसलिए उसको जेनेटिक मटेरियल में, ताकि उसमें वेरिएशन जल्दी जल्दी ना आए, इस वजह से उसे हम जेनेटिक मटेरियल बनाए हैं, ठीक है। और आरएनए थोड़ा मोस्ट एक्टिव होता है, मतलब बहुत जल्दी जल्दी अपने आप को म्यूटेट करता है, नया नया वेरिएंट ले आता है। तुम सुने होगे ना, कोरोना जो आया था वो बार बार अपना रूप बदल रहा था ना, तो वो वही था। आरएनए जो था वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, तो इस वजह से वो जल्दी जल्दी उसमें म्यूटेशन अपने आप में वेरिएशन लाते रहता है। देखो, ये है तुम्हारा डीएनए और ये है तुम्हारा आरएनए। इन दोनों में तुम डिफरेंस दे सकते हो। आरएनए जो है वो सिंगल लाइन में है, सिंगल हेलिक्स में है। सिंपल वर्ड में मैं बोल रहा हूँ, सिंगल लाइन में है, ठीक है। और ये जो है वो डबल लाइन में है। ये जो स्ट्रक्चर तुम देख रहे हो ऐसे 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 सांप के जैसे, उसे हेलिक्स बोलते हैं। तो डीएनए में डबल हेलिक्स होता है, आरएनए में सिंगल हेलिक्स होता है। डीएनए में एक चीज तुम नोटिस कर रहे होगे कि यहाँ पे थाइमिन है, एडेनिन इसमें भी है, एडेनिन इसमें भी है, साइटोसिन इसमें भी है, साइटोसिन इसमें भी है, ग्वानिन इसमें भी है, ग्वानिन इसमें भी है। लेकिन इसमें थाइमिन है, इसमें यूरासिल नहीं, इसमें यूरासिल है। इसमें थाइमिन नहीं है, इसमें यूरासिल नहीं है। तो ये क्यों होता है, क्यों नहीं होता है, ये हम आगे देखेंगे, ठीक है, मतलब अभी देखेंगे। अब ये बना किससे होता है, डीएनए हो या आरएनए हो, ये बना किससे होता है, ये बना होता है तुम्हारा न्यूक्लियोटाइड से। अब न्यूक्लियोटाइड क्या होता है उसे हम देख लेते हैं। देखो, एनसीईआरटी हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले इस कॉन्सेप्ट को हम बहुत मतलब वो तोड़ करके एकदम इजी बना दे रहे हैं, उसके बाद हम समझेंगे। यहाँ पे तुम एक क्वेश्चन याद कर लो, नोट कर लो पॉइंट वाइज। शुगर और फॉस्फेट को हम बैकबोन ऑफ डीएनए बोलते हैं, ठीक है। शुगर और फॉस्फेट को हम बैकबोन बोलते हैं। ये तुम बेस पेयर देख रहे हो, ए टी से जुड़ता है, जी डबल बॉन्ड से, जी सी से जुड़ता है। ये तुम अभी से मतलब दिमाग में तुम्हारे जाएगा ना, तो धीरे धीरे जब ये मेन टॉपिक आएगा तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा। अभी तुम समझते रहो, समझोगे तो ज्यादा फायदा करेगा। देखो, इन क्लास 11th यू हैव ऑलरेडी लर्न द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। नहीं याद है मैं बताऊंगा, याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है मैं बताऊंगा। द वे दीज मोनोमर्स यूनिट्स आर लिंक टू फॉर्म न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर्स। मोनोमर मतलब एक, मोनो मतलब एक, और मर मतलब तुम्हारा तो उस बॉडी की बात हो रही है, मतलब न्यूक्लियोटाइड की बात हो रही है। तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर के तुम्हारा एक न्यूक्लिक एसिड का पॉलीमर बनाते हैं। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। हम पहले डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसका रेप्लिकेशन देखेंगे कि वो रेप्लिकेट कैसे करता है। जैसे मैंने पहला वो बताया था ना, जहाँ पे चैप्टर का नाम आ रहा था, चैप्टर का वो नंबर आ रहा था, चैप्टर 5 मॉलिक्यूलर बेसिस, उसके बाहर मैंने बताया था ना कि अपने आप को रेप्लिकेट कर रहा है, वही रेप्लिकेशन। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग आरएनए फ्रॉम डीएनए, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन वो प्रोसेस है जब डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से जब प्रोटीन बनता है, अमीनो एसिड जब बनता है, प्रोटीन बनता है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। वो यहाँ पे लिख रखा है, द जेनेटिक कोड दैट डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन प्रोटीन, द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस कॉल्ड ट्रांसलेशन। डीएनए से बना आरएनए, ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से बना प्रोटीन, ट्रांसलेशन। ये सब हम लास्ट में देखेंगे, वो मैंने 10 सीक्वेंस बताया था ना। एंड एलिमेंट्री बेसिस ऑफ देयर रेगुलेशन, और उनके रेगुलेशन का एलिमेंट्री बेसिस देखेंगे कि वो किस किस बेसिक यूनिट पे काम करते हैं। द डिटर्मिनेशन, अच्छा, द डिटर्मिनेशन of complete nucleotide sequence of human genome during last decade has set a new era of genomics। decade का मतलब होता है 10 साल, एक decade मतलब 10 years, ठीक है। तो जो हम सीक्वेंस पढ़े हैं डीएनए का सीक्वेंस इन द सेंस न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस इन द सेंस तुम्हारा फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस का सीक्वेंस, वो हम अभी देखने वाले हैं कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, बेसिकली न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, ठीक है। अभी हम देखेंगे इन द लास्ट सेक्शन द एसेंशियल ऑफ ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज विल आल्सो बी डिस्कस। हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट भी देखेंगे, मतलब लास्ट सेक्शन में, एनसीईआरटी खुद लिख रही है। लेट अस बिगिन आवर डिस्कशन बाय फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, मोस्ट इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल इन लिविंग सिस्टम दैट इज डीएनए। डीएनए जो था वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है, इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल है। The subsequently section we will understand why is the most abundant genetic material and what is the relationship with it with RNA। देखो, आरएनए जो था ना वो पहले था, आरएनए में म्यूटेशन आया और वहां से डीएनए बना। अगर तुमसे कोई पूछे कि पहले डीएनए आया या आरएनए, तो तुम्हारा एग्जांपल, तुम्हारा आंसर होगा कि पहले आरएनए आया। यहाँ पे तुम देख सकते हो कि इसका रिलेशन भी ये एनसीईआरटी बताने वाली है कि आरएनए से डीएनए का रिलेशन क्या था, ठीक है। अब देखो, अब तक हमने पढ़ा कि न्यूक्लिक एसिड दो टाइप के होते हैं, डीएनए और आरएनए। दोनों न्यूक्लिक एसिड, चाहे वो डीएनए हो चाहे आरएनए हो, वो बना होता है न्यूक्लियोटाइड से।
न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। देखो न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट्स होते हैं। तो हम बात कर रहे थे डीएनए के बारे में, अभी मैं न्यूक्लियोटाइड ही एक्सप्लेन कर रहा था, तब तक अर्थक्वेक आ गया। आई एम इन फरीदाबाद राइट नाउ, ठीक है। तो चलो भूकंप आते रहते हैं, अपना लेक्चर शुरू करते हैं हम, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे न्यूक्लियोटाइड। देखो न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो 2 टाइप का होता है, डीएनए और आरएनए, ठीक है। डीएनए और आरएनए दोनों जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बना होता है। देखो न्यूक्लिक एसिड तुम्हारा डीएनए और आरएनए, ये दोनों का जो बेसिक यूनिट होता है, जैसे कोई भी ऑर्गन वो टिश्यू से मिलके बना होगा, टिश्यू जो है वो सेल से मिलके बना होगा, ठीक है। तो वैसे ही न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए को बोलते हैं। डीएनए और आरएनए तुम्हारे मिलकर के बेसिक यूनिट होता है उसका न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड हम देख रहे थे, न्यूक्लियोटाइड में होता क्या है। न्यूक्लियोटाइड में होता है एक पेंटोज शुगर होती है, उसके बाद एक नाइट्रोजनस बेस, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ठीक है। अगर आरएनए होगा तो उसमें थाइमिन की जगह यूरेसिल आएगा, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजनस बेसेस, पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप को अगर तुम काट दो तो सिर्फ नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर को बोलोगे न्यूक्लियोसाइड। इन दोनों में बहुत मतलब डिफरेंस होता है, और एग्जामिनर जो होता है वो कंफ्यूज भी करता है, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड में तुम्हारा फॉस्फेट नहीं आएगा, न्यूक्लियोसाइड में तुम्हारा फॉस्फेट नहीं आएगा। न्यूक्लियोटाइड में तुम्हारा पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट भी आएगा, ठीक है। तो तुम ऐसे याद रख लेना कि साइड है ना, साइड में फॉस्फेट को तुम साइड कर दो, ठीक है। ये साइड है ना, तो इसको बोल दो भैया साइड में जाओ, तुम साइड में निकल लो, साइड में, ठीक है। अब देखो ये हमने देख लिया। अब हमारा टॉपिक शुरू होता है 5.1 विच इज डीएनए। तो डीएनए में देखो, डीएनए इज लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स इसे क्यों बोलते हैं, यहां पे देखो ये पेंटोज शुगर है, न्यूक्लियोटाइड में पेंटोज शुगर थी, नाइट्रोजनस बेस था, फिर फॉस्फेट था, ठीक है। तो यहां पे तुम देख रहे हो ये तुम्हारा है डीऑक्सीराइबो, ये है राइबोज। यहाँ पे तुम देख रहे हो ऑक्सीजन, यहाँ पे जो है सेकंड कार्बन पे, यहाँ पे फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन पे तुम देख रहे हो यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन का एब्सेंस है, तो उसे हम बोल रहे हैं डीऑक्सी। OH ग्रुप तुम्हारा जो होता है वो बहुत रिएक्टिव होता है, OH ग्रुप होता है वो रिएक्टिव ग्रुप है। ये फटाक से मतलब खाली है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो सेकंड वाला है वो खाली है, तो ये जो होगा वो तुम्हारा बहुत रिएक्टिव ग्रुप होगा, ठीक है। तो ये रिएक्टिव होगा तो किसी से भी मतलब ऐड होकर के अपना रिएक्शन करके कोई नया मॉलिक्यूल बना लेगा। तो इस वजह से जो होता है वो क्या बोलते हैं, डीएनए बहुत स्टेबल होता है, और डीएनए का जो होता है वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स होता है, ठीक है। द लेंथ ऑफ डीएनए इज यूजुअली डिफाइंड एज द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। डीएनए का लेंथ उसके न्यूक्लियोटाइड के मोनोमर्स पे डिपेंड करता है, कितने न्यूक्लियोटाइड उसमें मिल करके बने हैं, ठीक है। अ पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड रेफर टू एज बेस पेयर। 2 न्यूक्लियोटाइड को मिलाकर के एक बेस पेयर बनता है, ठीक है। जैसे एक न्यूक्लियोटाइड इधर, एक न्यूक्लियोटाइड इधर, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाएगा, तो वो तुम्हारा बन जाएगा एक बेस पेयर, ठीक है। प्रेजेंट इन इट, दिस इज ऑल्सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल ए बैक्टीरियोफेज नोन एज अल्फा 174, इसका याद रखना एनसीईआरटी का। अल्फा 174 के पास 5386 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। अगर बेस पेयर पूछे तो इससे 2 से डिवाइड कर देना, ठीक है। बैक्टीरियोफेज लैम्बडा हैज 48,502 बेस पेयर्स, ठीक है। अब न्यूक्लियोटाइड इसमें पूछ ले तो मल्टीप्लाई कर देना 2 से, क्योंकि अगर न्यूक्लियोटाइड एक बेस पेयर में 2 न्यूक्लियोटाइड, तो यहाँ पे बेस पेयर लिख रखा है, 48 वाले में बेस पेयर लिख रखा है, यहाँ पे बेस पेयर लिख रखा है। तो अगर बैक्टीरियोफेज लैम्बडा में अगर तुमसे न्यूक्लियोटाइड पूछ ले तो 48,000 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो ये तुम्हारा कितना आएगा, 97 आएगा ना, 97,004 आएगा, ठीक है। तो ऐसे कर लेना। और अगर तुमसे बैक्टीरियोफेज तुमसे अल्फा बैक्टीरियोफेज में पूछे तो तुम्हारा हो जाएगा, अगर बेस पेयर पूछ रहा है अल्फा बैक्टीरियोफेज में, तो तुम्हारा हो जाएगा 5386 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है।
ई कोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई, इसको तुम याद रख लेना। देखो स्पेलिंग इसकी बहुत वो है, तो इसको तुम ऐसे याद रख लेना, एस्चेरिचिया, ठीक है। एस्चेरिचिया कोलाई वैसे बोलते हैं, एस्चेरिचिया कोलाई, बट इसकी स्पेलिंग याद रखने के लिए अगर बोर्ड्स में हो तो एस्चेरिचिया कोलाई याद रख लेना। अगर तुम्हें ऐसे याद हो जा रहा है तो ठीक है। तो इसके पास होता है 4.6 इंटू 10 की पावर 6 यानी मिलियन, 4.6 मिलियन बेस पेयर्स होते हैं। ह्यूमन के पास 3.3 इंटू 10 की पावर 9 यानी ह्यूमन के पास बिलियन में होते हैं। अगर 6 है तो तुम्हारा मिलियन है, अगर 9 है तो तुम्हारा बिलियन है, ठीक है। ह्यूमन में 3.3 बिलियन बेस पेयर होता है और ई कोलाई में तुम्हारा 4.6 मिलियन बेस पेयर होता है। यहाँ पे देखो ये तुम्हारा डीएनए है, यहाँ पे लिख रखा है ना इसने साइज लेंथ ऑफ डीएनए, तो वही हम देख रहे हैं इसका कैसे बनता है। देखो ये जो एक तुम सर्कल देख रहे हो यहां से यहां तक, इसे बोलते हैं पिच। इसे क्या बोलते हैं? पिच, ठीक है, इसे बोलते हैं पिच। अब देखो सुगर एंड फॉस्फेट को हम बोलते हैं बैकबोन ऑफ डीएनए। यहां पे देख रहे हो ये पेंटोज शुगर, ये फॉस्फेट, ये पेंटोज शुगर, ये फॉस्फेट, ये पेंटोज शुगर, ये फॉस्फेट, ये पेंटोज शुगर। और यहां पे तुम देखो 5 एंड इस पेंटोज शुगर का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा एंड खाली है, तो इसे बोलेंगे 5 प्राइम एंड। और इस वाले का देखो, इस वाले पेंटोज शुगर का पहला, दूसरा, तीसरा, नहीं 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसका जो है 3rd एंड फ्री है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम 5 प्राइम और 3 प्राइम वो करते हैं, क्या बोलते हैं, नेमिंग करते हैं। किसी भी डीएनए का जो ऊपर वाला होगा जहां पे फॉस्फेट खाली होगा, फॉस्फेट तुम्हारा 5 प्राइम एंड पे जुड़ेगा, और नीचे तुम आओगे नीचे तो वहां पे 3rd प्राइम से तुम्हारा फॉस्फेट जुड़ेगा, ठीक है। और इस बॉन्ड को हम बोलेंगे, ये जो बॉन्ड है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच वाले बॉन्ड को बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। इस वाले फॉस्फेट और इस शुगर वाले बॉन्ड को बोलेंगे ईस्टर बॉन्ड, ठीक। तो देखो यहां पे अब हम जो लेंथ की बात कर रहे थे वो अब देखते हैं, हम डिस्कस करते हैं। ये तुम्हें पता चल गया, फॉस्फेट और शुगर को बोलते हैं बैकबोन ऑफ डीएनए। यहां पे देखो ये जो एक पिच है यहां तक, वो होती है 3.4 नैनोमीटर की या फिर 34 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 की पावर -10 मीटर, 10 की पावर -10 मीटर, ठीक है। और एक पिच में 10 बेस पेयर्स होती हैं, एक पिच में 10 बेस पेयर्स होती हैं। जैसे ये हो गया तुम्हारा 1 2 3 4 ऐसे करके 10 होंगी। तो दो बेस पेयर के बीच में, जैसे एक बेस पेयर ये हो गया, देखो यहां पे मैं इसको मार्क कर रहा हूं पर्पल से, तुम्हारा एक बेस पेयर ये हो गया, दूसरा बेस पेयर ये हो गया, ठीक है। थोड़ा ज्यादा डार्क मार्क हो गया बट कोई ना, एक बेस पेयर ये, दूसरा बेस पेयर ये, तो इन दोनों के बीच का जो होगा ना वो होगा तुम्हारा 3.4 एंगस्ट्रॉम या फिर 0.34 नैनोमीटर। एक पूरे पिच का, एक सर्कल का 34 एंगस्ट्रॉम होगा या फिर 3.4 नैनोमीटर होगा। और उस 10 के दो के बीच में, उस 10 बेस पेयर के किसी दो के बीच में 34 को 10 से डिवाइड कर दो, आ गया तुम्हारा 3.4 एंगस्ट्रॉम या 0.34 नैनोमीटर। ये है तुम्हारे नाइट्रोजनस बेसिस, न्यूक्लियोटाइड का पहला नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। होता है, देखो ये तुम याद कर लेना, प्यूरिन्स होते हैं तुम्हारे एडेनिन और ग्वानिन। तो प्यूरिन्स तुम्हारा डबल स्ट्रक्चर हो जाएगा, डबल स्ट्रक्चर, उसमें तुम्हारे ये जो है रिंग स्ट्रक्चर, ये तुम्हारे डबल रिंग स्ट्रक्चर आएंगे, ठीक है। बट पिरिमिडिन्स में थाइमिन, साइटोसिन या यूरेसिल, यहाँ पे ये तुम्हारा, अगर यहां से तुम अभी मैं क्लियर कर रहा हूं, पहले याद रख लो कि एडेनिन और ग्वानिन डबल रिंग स्ट्रक्चर आएंगे और बाकी तीनों में सिंगल रिंग स्ट्रक्चर आएगा। साइटोसिन में NH2 ग्रुप रहेगा। थाइमिन और यूरेसिल बचा ये। अब तुम्हें थाइमिन और यूरेसिल में क्या डिफरेंस है? यूरेसिल तुम्हारा RNA में होता है, थाइमिन तुम्हारा DNA में होता है। तो यहां से देखो
थाइमिन में तुम्हारा ये देख रहे हो CH3 ग्रुप, अगर इस CH3 ग्रुप को तुम काट दो तो ये तुम्हारा बन जाएगा यूरेसिल। ठीक है, अब जैसे मान लो तुमसे 4 स्ट्रक्चर दे दिया, उसमें पूछा कि थाइमिन कौन सा है, यूरेसिल कौन सा है, तो देखो 2 स्ट्रक्चर आए, 2 रिंग स्ट्रक्चर आए, तो उसे तुम बोलोगे प्यूरिन्स। वो या तो एडेनिन होगा या तो ग्वानिन होगा। ठीक है, NH2 रहा तो एडेनिन, और NH2 के साथ NH रहा तो ग्वानिन। ठीक है, NH2 रहा सिंगल तो एडेनिन, NH2 के साथ NH रहा तो ग्वानिन। अब पिरिमिडिन्स में आओ, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर्स में आओ, उसमें अगर तुम्हारा NH2 ग्रुप है सिंगल रिंग में तो वो तुम्हारा हो जाएगा साइटोसिन। साइटोसिन किनारे कर दो। अब बचा थाइमिन और यूरेसिल। अगर उसमें CH3 ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, तो उसे बोलोगे तुम यूरेसिल थाइमिन, और CH3 ग्रुप नहीं है तो उसे बोलोगे यूरेसिल। देखो न्यूक्लियोटाइड में हमने तुम्हारा ये देख लिया, नाइट्रोजनस बेस हमने चेक कर लिया। ठीक है, अब आगे देखो नाइट्रोजनस बेस, यहाँ पे स्ट्रक्चर बहुत क्लियर है। यहाँ पे तुम देख रहे हो 5 मिथाइल यूरेसिल को हम बोलते हैं, थाइमिन को बोलते हैं 5 मिथाइल यूरेसिल। ये जो है यहाँ पे तुम 5th कार्बन है ना ये, तो इसको हम बोलते हैं 5 मिथाइलेटेड यूरेसिल। ठीक है, तो ये RNA में सिर्फ होता है और थाइमिन DNA में सिर्फ होता है। बाकी के साथ ये 1 2 3 ये तुम्हारे DNA और RNA दोनों में पाए जाते हैं। तो यहां से तुम स्ट्रक्चर याद कर लेना, यूरेसिल, थाइमिन और साइटोसिन को बोलते हैं पिरिमिडिन्स, और प्यूरिन्स में डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है तो उसे बोलते हैं तुम्हारा एडेनिन और ग्वानिन को प्यूरिन्स बोलते हैं, डबल रिंग स्ट्रक्चर में। ठीक है, अब आते हैं न्यूक्लियोटाइड। देखो न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा। अब तुम्हें ये देख के बताना है, चलो यहाँ पे लिखा हुआ है, एडेनिन लिखा है ना, मतलब एडेनिन और ग्वानिन डबल रिंग स्ट्रक्चर में आएंगे। अगर वहां पे एक और NH होता तो तुम्हारा हो जाता ग्वानिन। ठीक है, अगर यहाँ पे N होके H हो जाता तो ये हो जाता ग्वानिन। ठीक है, यहाँ पे पेंटोज शुगर है, यहाँ पे तुम देख रहे हो H है। ठीक है, सेकंड वाले पे, फर्स्ट सेकंड पे H है ना, तो ये राइबोज शुगर हो जाएगा। ये तुम्हारा फॉस्फेट ग्रुप है, ये PO4- को हम फॉस्फेट ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, अब देखो हमने पहले देखा न्यूक्लियोटाइड का नाइट्रोजनस बेस, उसके बाद हमने देखा पेंटोज शुगर। अगर OH ग्रुप होगा तो राइबोज होगा तो RNA में प्रेजेंट होगा। अगर OH ग्रुप की जगह H होगा तो वो ये एक सेकंड, ये तुम्हारा है H है ना, तो ये तुम्हारा है सिर्फ ये DNA में प्रेजेंट होगा, ये डीऑक्सीराइबोज है। ठीक है, तो अगर सिर्फ H होगा तो ये तुम्हारा हो जाएगा डीऑक्सीराइबोज, ये तुम्हारा प्रेजेंट होगा DNA में। ठीक है, अब आते हैं, अब यहां पे तुम देखो अच्छे से, ये तुम्हारा है सेल। आई होप तुम्हें इससे अब क्लियर हो रहा होगा कि मैं क्या बात करने वाला हूं। सेल के अंदर होता है तुम्हारा क्रोमोजोम होता है 2n = नंबर अगर पे जाओगे तो 2n = 46, और पेयर में जाओगे तो n हो जाएगा तुम्हारा 23 पेयर। तो ये रहा है तुम्हारा क्रोमोजोम। अब ये डीकंडेंस हो रहा है, मतलब खुल रहा है। कंडेंस मतलब होता है छोटा होकर सिकुड़ना। ठीक है, अब ये खुल रहा है। ये तुम देख रहे हो DNA, यहाँ पे है तुम्हारा न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम किसे मिलकर बना होता है? DNA विद हिस्टोन प्रोटीन्स। ठीक है, यहाँ पे तुम हिस्टोन देख रहे हो, ये रहा तुम्हारा हिस्टोन, और न्यूक्लियोसोम को, हिस्टोन और DNA को मिलाकर के हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। अब ये देखो, ये जीन वाला जो पार्ट है ना, इसके पास कुछ इंफॉर्मेशंस हैं। DNA का वो पार्ट जिसके पास कुछ इंफॉर्मेशंस हो उसे हम बोलते हैं जीन। अब जीन के अंदर तुम देखो तो ये है तुम्हारा एक न्यूक्लियोटाइड, ये तुम्हारा पेंटोज शुगर, ये तुम्हारा फॉस्फेट, और ये तुम्हारा नाइट्रोजनस बेस। सिंगल है मतलब तुम्हारा पिरिमिडिन्स है, ये डबल है मतलब प्यूरिन्स है। तो यहां से एक चीज और देखने को मिलती है कि जो बेस पेयर्स होते हैं वो प्यूरिन्स प्लस पिरिमिडिन्स से मिलकर के बने होते हैं। एक प्यूरिन एक पिरिमिडिन, एक प्यूरिन एक पिरिमिडिन, एक प्यूरिन एक पिरिमिडिन, एक प्यूरिन एक पिरिमिडिन। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे तुम याद करने के लिए इसमें कुछ है नहीं, बस समझने के लिए कलरफुल दे रखा है। याद करने वाला इसमें कुछ है नहीं। स्ट्रक्चर तुम्हें याद रखने हैं इसके कि प्यूरिन्स के डबल रिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, पिरिमिडिन्स के सिंगल रिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। एडेनिन होगा तो उसमें एक NH2 ग्रुप होगा सिर्फ, ग्वानिन होगा तो NH2 के साथ NH ग्रुप भी होगा। पिरिमिडिन्स में आओ तो थाइमिन होगा तो उसमें मिथाइल ग्रुप भी होगा, यूरेसिल होगा तो उसमें मिथाइल ग्रुप नहीं होगा एट 5th पोजीशन। ठीक है,
और तुम्हारा साइटोसिन होगा तो उसमें NH2 ग्रुप होगा विद सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया नाइट्रोजनस बेसेस पेंटोज शुगर। फॉस्फेट तुम्हें पता ही है, PO4 माइनस को हम बोलते हैं फॉस्फेट। यहाँ पे तुम देख सकते हो शुगर फॉस्फेट बॉन्ड, शुगर प्लस फॉस्फेट को हम बोलते हैं बैकबोन ऑफ DNA। ये बार बार मैं रिपीट कर दिया। अब तुम देखो जो DNA का पूरा एक सर्कल है, जो उसका एक हेलिक्स में जो एक कर्व है, उसमें दो ग्रुप्स होते हैं। ये बड़ा वाला जो है उसे हम बोलेंगे मेजर ग्रुप, और जो छोटा वाला है यहाँ पे देख रहे हो छोटा ही है ना, तो उसे बोलेंगे माइनर ग्रुप। अब देखो यहां से यहां तक, इस एक सर्कल से यहां तक, यहां से ये शुरू हुआ ना एक सर्कल यहां, सॉरी, इसे बोलेंगे पिच। ये क्या है? ये तुम्हारा है पिच, क्रिकेट का पिच नहीं, DNA का पिच। ये तुम्हारा है PITCH पिच। इसकी लेंथ होती है 34 एंगस्ट्रॉम 10 की पावर 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 की पावर -10 मीटर। इसकी जो एक पिच की वो होती है उसे एंगस्ट्रॉम में लिख सकते हो, नैनोमीटर में लिख सकते हो। और इसमें 10 बेस पेयर होते हैं, एक पिच में 10 बेस पेयर होते हैं टोटल। तो उसे तुम 10 से डिवाइड करोगे अगर इसको, तो वो हो जाएगा तुम्हारा 3.4 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पे एंगस्ट्रॉम में है, और नैनोमीटर को 10 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 0.34 नैनोमीटर। दो न्यूक्लियोटाइड्स, दो तुम्हारे नाइट्रोजनस बेसेस, दो नाइट्रोजनस बेसेस आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जुड़े होते हैं। पिरिमिडिन्स प्यूरिन्स से हाइड्रोजन बॉन्ड बना करके जुड़ा होता है, ठीक है। और इसका जो डायमीटर है वो होता है 20 नैनोमीटर का डायमीटर। ये जो तुम गैप देख रहे हो ना, ये गैप पूरा लेंथ कह लो, दोनों का डायमीटर कह लो, वो होता है तुम्हारा 20 नैनोमीटर का। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। सब टॉपिक है ये, DNA का सब टॉपिक है, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ठीक है। और वैसे तो हमने मतलब स्ट्रक्चर डायग्राम से बहुत हद तक हमने वो कर लिया, बट अब थ्योरी देखते हैं। लेट अस रिकैपिटुलेट द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन DNA और RNA। और न्यूक्लियोटाइड है 3 कंपोनेंट। न्यूक्लियोटाइड के पास देखो न्यूक्लिक एसिड दो टाइप का, DNA RNA। DNA RNA किससे मिलकर बना होता है? DNA RNA मिलकर के बना होता है न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिले, जीन बनाए, जीन से तुम्हारा न्यूक्लियोसोम बना, न्यूक्लियोसोम से DNA, ठीक है। DNA एट द एंड हमें समझना है ना कि DNA किससे बना। तो DNA का अगर बेसिक यूनिट पे तुम आओगे तो वो है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बना होता है? न्यूक्लियोटाइड मिलकर बना होता है शुगर फॉस्फेट प्लस नाइट्रोजनस बेसिस। शुगर कौन सा? पेंटोज शुगर। नाइट्रोजनस बेसिस प्यूरिन्स पिरिमिडिन्स, प्यूरिन्स AG, पिरिमिडिन्स T, C और U, ठीक है। उसके बाद आओ नाइट्रोजनस बेस पेंटोज शुगर इन केस ऑफ RNA एंड डीऑक्सीराइबोज फॉर DNA। हमने देख लिया कि RNA में राइबोज शुगर होती है और DNA में डीऑक्सीराइबोज शुगर। सेकंड कार्बन पे ऑक्सीजन नहीं होता है डीऑक्सीराइबोज में। एंड फॉस्फेट ग्रुप, ऑब्वियस बात है, फॉस्फेट अगर नहीं होगा, सिर्फ शुगर और तुम्हारा नाइट्रोजनस बेस होगा तो उसे बोलोगे न्यूक्लियोसाइड। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसेस, प्यूरिन्स AG, पिरिमिडिन्स CTU, ठीक है। साइटोसिन इज कॉमन फॉर बोथ RNA एंड DNA। साइटोसिन RNA DNA दोनों में पाया जाता है। थाइमिन इज प्रेजेंट इन DNA ओनली। यूरेसिल इज प्रेजेंट इन RNA एट द प्लेस ऑफ थाइमिन। थाइमिन को 5 मिथाइल यूरेसिल भी बोलते हैं क्योंकि उसके 5th कार्बन पे तुम्हारा मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। मिथाइल मतलब CH3 ग्रुप, CH3 ग्रुप को ही हम मिथाइल ग्रुप बोलते हैं। अगर C2H5 होता तो इसे बोलते हैं इथाइल ग्रुप। ये तुम केमिस्ट्री में पढ़ लेना, GOC में पढ़ोगे, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ए नाइट्रोजनस बेसिस इज लाइक टू OH, फर्स्ट कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर। जो नाइट्रोजनस बेस होता है वो तुम्हारे पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन पे जुड़ा होता है। यहाँ पे देखो नाइट्रोजनस बेस है, ये तुम्हारी पेंटोज शुगर है, ये तुम्हारी पेंटोज शुगर है ना, शुगर। तो इसका जो फर्स्ट कार्बन है वहां पे तुम देख रहे हो एक नाइट्रोजनस बेस जुड़ा है। तो फर्स्ट कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर से नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है। 3rd और 5th कार्बन पे ऊपर जाओगे तो भी फॉस्फेट जुड़ेगा, नीचे जाओगे तो भी फॉस्फेट जुड़ेगा, ठीक है। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, ये तुम्हारा ये 4th कार्बन, ये 5th कार्बन, ठीक है। अरे 1st, 2nd, 3rd, 4th, ये 4th कार्बन है ना ये, और यहां से एक और जुड़ा है 5th कार्बन।
थ्रू एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस का जो लिंक वो होता है तुम्हारा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। टू फॉर्म न्यूक्लियोसाइड, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं, साइड SIDE। और इसमें अगर फॉस्फेट जुड़ जाए, अब देखो न्यूक्लियोसाइड के अगर एडीन होगा तो एडिनोसाइन बोलेंगे, डीऑक्सी एडिनोसाइन भी बोल सकते हैं, ग्वानोसाइन ग्वानिन होगा तो डीऑक्सी ग्वानोसाइन, साइटिडीन डीऑक्सीसाइटिडीन, यूरिडीन और डीऑक्सीथाइमिडीन। ये तुम्हारा यूरिडीन नहीं होगा क्योंकि यूरिडीन तुम्हारा होगा तुम्हारा उसमें RNA में, और डीऑक्सीथाइमिडीन तुम्हारा होगा DNA में। ये तुम्हें याद करना है, ये याद भी नहीं करोगे ना, बस तुम इतना याद रखो, साइड होगा तो साइन लगाएंगे, ठीक है, साइड होगा तो साइन लगाएंगे। बाकी एडेनिन होगा तो एडिनोसाइन, ग्वानिन होगा तो ग्वाइनोसाइन, थाइमिन होगा तो थाइमिसाइन या थाइमिडीन, डीऑक्सीथाइमिडीन, ठीक है। बहुत सिंपल है यार, इसमें दिमाग जितना तुम कम यूज करोगे, मतलब कॉमन सेंस यूज करो, दिमाग की जरूरत कम है बट टॉपिक समझने में, याद करने में कॉमन सेंस। When a phosphate group is linked to OH of fifth carbon, a nucleoside through phosphoester linkage, फॉस्फेट जुड़े तो उसे बोलेंगे ईस्टर बॉन्ड या फिर फॉस्फोईस्टर बॉन्ड, फॉस्फोईस्टर लिंकेज, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग न्यूक्लियोटाइड डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ शुगर प्रेजेंट इज फॉर्म, ठीक है। तो उसमें कौन सा शुगर प्रेजेंट है इसके हिसाब से वो न्यूक्लियोटाइड बनेगा। टू न्यूक्लियोटाइड आर लिंक्ड थ्रू 3,5 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड लिंकेज टू फॉर्म अ डाइन्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड, दो न्यूक्लियोटाइड, तो मैं सब समझाऊंगा आज। ये तुम्हारा एक न्यूक्लियोटाइड, इसमें क्या बनेगा, ये जो है ये वाला, ये जो देख रहे हो, चलो मैं ग्रीन से मार्क कर रहा हूं, यहां पे देखो, ये तुम्हारा है फॉस्फोईस्टर लिंकेज या ईस्टर बॉन्ड भी सिंपल बोल सकते हो। ये तुम्हारा हो गया पहला न्यूक्लियोटाइड। अब देखो ये तुम्हारा हो गया दूसरा न्यूक्लियोटाइड, ये जो है ये वाला लिंकेज, इसे बोलेंगे फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। बट ये जब दोनों न्यूक्लियोटाइड जुड़ रहे हैं ना, रेड से मार्क कर रहा हूं, यहां से तुम देखोगे तो ये दोनों न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो एक न्यूक्लियोटाइड ये, दूसरा न्यूक्लियोटाइड ये, तो ये दोनों जब एक बॉन्ड से जुड़ेंगे तो उसे बोलेंगे फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड। फॉस्फो यानी फॉस्फेट, डाई मतलब दो, ईस्टर मतलब ईस्टर बॉन्ड, ठीक है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, मतलब आगे। मोर न्यूक्लियोटाइड कैन बी ज्वाइंट इन सच अ मैनर टू फॉर्म अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड बनते जाएंगे। पॉली मतलब मेनी होता है, मेनी, MANY। पॉली मतलब होता है मेनी, मेनी मतलब होता है बहुत सारे, ठीक है। मेनी मतलब एक से ज्यादा, दो से ज्यादा, तीन से ज्यादा, चार से ज्यादा, ठीक है। मेनी मतलब होता है बहुत। तो ए पॉलीमर दस फॉर्म है वन एंड फ्री, जो ऊपर वाला हमने बॉन्ड देखा था ना, 5 प्राइम वाला, 5 डैश, ठीक है। तो वो होता है 5 प्राइम एंड प्राइम, अमेजॉन प्राइम, ठीक है, यूट्यूब पे प्राइम सब्सक्रिप्शन, ठीक है। एंड ऑफ शुगर विच इज रेफर्ड एज 5 प्राइम एंड, ये जो 5 तुम ऐसे देख रहे हो ना 5 के साथ, ये इसे बोलते हैं 5 प्राइम, PRIME, प्राइम मिनिस्टर वाला प्राइम, ठीक है। End of polynucleotide chain. Similarly, at the other end of polymer of sugar has 3 OH group, free OH at third carbon, जिसे बोलते हैं थर्ड प्राइम एंड ऑफ द बैकबोन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज फॉर्म ड्यू टू शुगर एंड फॉस्फेट। बैकबोन जो होता है शुगर और फॉस्फेट से मिलकर के बना होता है। द नाइट्रोजनस बेस आर लिंक्ड शुगर टू फॉर्म मोइटी ऑफ मोइटी प्रोजेक्ट फॉर्म द बैकबोन, ठीक है। तो नाइट्रोजनस बेस शुगर से मिलकर के एक बैकबोन का मोइटी बनाता है। वो क्या होता है 5.1 में देखते हैं। देखो ये तुम्हारा फॉस्फेट, ये तुम्हारा पेंटोज शुगर, ये जो है वो पूरा ये तुम्हारा बैकबोन है, ठीक है। ये तुम्हारे ये ATGC जो है ये तुम्हारे नाइट्रोजनस बेसिस, ठीक है, प्यूरिन्स पिरिमिडिन्स, प्यूरिन्स और ये पिरिमिडिन्स, ठीक है। अगर यहाँ पे तुम देख रहे हो T है तो DNA है, अगर इसी की जगह U होता तो ये RNA होता, ठीक है। U मतलब यूरेसिल। यहां से तुम अच्छे से देख लो, ये तुम्हारा फॉस्फेट, पेंटोज शुगर, यहाँ देख रहे हो 5 प्राइम एंड, 5 प्राइम एंड, 3 प्राइम एंड। फर्स्ट प्राइम पे तुम्हारा नाइट्रोजनस बेस जुड़ा है, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानोसिन, यूरेसिल, ठीक है।
3rd प्राइम पे तुम्हारा एक फॉस्फेट जुड़ा है, 5 प्राइम पे तुम्हारा दूसरा फॉस्फेट जुड़ा है। ये तुम्हारे एक एक न्यूक्लियोटाइड है, ये तुम्हारा अलग एक न्यूक्लियोटाइड है, ये तुम्हारा अलग एक न्यूक्लियोटाइड है, एक तुम्हारा अलग न्यूक्लियोटाइड है, ये तुम्हारा एक अलग न्यूक्लियोटाइड है। टोटल 4 न्यूक्लियोटाइड इस स्ट्रक्चर में है, 4। तो ये यहां तक देखो, रेड से मैं वो इनको डिवाइड कर रहा हूं। ये जितना मैंने सर्कल बनाया है वो तुम्हारा बनाते हैं फॉस्फेट प्लस शुगर बैकबोन ऑफ डीएनए। बहुत बार रिपीट कर चुका। इन आरएनए एवरी न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यू हैज एन एडिशनल OH ग्रुप प्रेजेंट एट सेकंड पोजीशन इन द राइबोज। ऑल्सो राइबोज में एक था ना OH ग्रुप, जो ऑक्सीजन जहां से हटा था तो हम उसे बोल रहे थे डीऑक्सीराइबोज। तो वहां पे एक एडिशनल OH ग्रुप भी प्रेजेंट होता है, याद रखना। तो आरएनए में कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो गया? सेकंड पे, थर्ड पे और फिफ्थ पे। फिफ्थ पे CH2 ग्रुप होता है वैसे, बट सेकंड और थर्ड पे हो गया ना, लास्ट वाले पे 3 एंड पे। थर्ड प्राइम पे सेकंड वाला भी खाली रहेगा OH और थर्ड वाला भी खाली रहेगा। ऑल्सो इन आरएनए इन द यूरेसिल इज फाउंड द प्लेस ऑफ थाइमिन 5 मिथाइल यूरेसिल। देख रहे हो एनसीईआरटी लिख रखी है 5 मिथाइल यूरेसिल, अनदर केमिकल नेम ऑफ थाइमिन। ठीक है, थाइमिन का दूसरा नाम भी है 5 मिथाइल यूरेसिल, क्योंकि यूरेसिल का जो वो रिंग स्ट्रक्चर है, यूरेसिल का रिंग स्ट्रक्चर है। यूरेसिल क्या है? तुम्हारे पिरिमिडिन्स है। पिरिमिडिन्स में क्या होता है? सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। तो फिफ्थ वाला जो कार्बन है उस पर मिथाइल अगर प्रेजेंट होगा यूरेसिल में तो वो तुम्हारा हो जाएगा थाइमिन। डीएनए, अब यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट का नाम आ रहा है, अगेन तुम्हें याद करना है, मतलब मैं बता दे रहा हूँ। डीएनए एज अ एसिडिक सब्सटेंस, इसको दिया था फ्रेडरिक मिसर ने। डीएनए एज अ न्यूक्लिक क्या बोलते हैं, एसिडिक को दिया था मिसर ने। ऐसे शॉर्ट फॉर्म में याद कर लो, एसिडिक को दिया था मिसर ने 1869 में। इसे इन्होंने नाम दिया न्यूक्लिन। न्यूक्लियस नहीं नाम दिया, मतलब जो ये स्ट्रक्चर था डीएनए वाला उसे इन्होंने नाम दिया न्यूक्लिन। ड्यू टू टेक्निकल लिमिटेशन इन आइसोलेशन सच लॉन्ग पॉलीमर इंटेक्ट, द इलुसिडेशन ऑफ स्ट्रक्चर डीएनए रिमेन इल्यूसिव फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। उस टाइम इतनी साइंस एडवांस नहीं थी तो वहां पे इसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाए। ठीक है, इट वॉज ओनली जूलियस वाटसन, जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। इन्होंने देखो यहाँ पे एक नाम दे रहा है मॉरिस विल्किंस एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन। इन्होंने काम किया था एक्सरे डिफ्रैक्शन पे। यहाँ पे तुम देख सकते हो इन्होंने काम किया था एक्सरे, ये तुम याद कर लेना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये याद करना है, इसको तुम्हें याद करना है, एक्सरे डिफ्रैक्शन पे। एक्सरे डिफ्रैक्शन किसने दिया था? जूलियस ने और तुम्हारे फ्रैंकलिन ने, नहीं विल्किंस ने और फ्रैंकलिन ने। ठीक है, विल्किंस ने और फ्रैंकलिन ने 1951 में तुम्हारा ये दिया था एक्सरे डिफ्रैक्शन का डाटा। 1953 में वाटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिकल मॉडल दिया था, डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए वाटसन एंड क्रिक ने दिया था 1953 में। इन्होंने काम शुरू कर दिया था 1951 में, बट 2 साल लग गए इनको एक्सपेरिमेंट में। तब इन्होंने वो क्या बोलते हैं नाम दिया 1953 में। विल्किंस और फ्रैंकलिन, इनका नाम याद रखना, इन्होंने दिया था एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा। ठीक है, अब आते हैं उस फ्रेडरिक मिसर के टाइम पे इतना साइंस एडवांस नहीं था कि डीएनए को एक्सट्रैक्ट करके उसकी डाटा निकाल सके। इस वजह से इन्होंने सिर्फ आइडेंटिफाई किया उस स्ट्रक्चर को और नाम दे दिया न्यूक्लिन। बाद में इसे नाम दिया गया डीएनए। फ्रैंकलिन प्रपोज द वेरी सिंपल बट फेमस डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक ने, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। ठीक है, और यहां से याद रखना किसके बेस्ड पे दिया था? एक्सरे डिफ्रैक्शन के। एक्सरे डिफ्रैक्शन किसने दिया था? मॉरिस विल्किंस और रोजालिंड फ्रैंकलिन ने। ये तुम्हें याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ चुका। वन ऑफ देयर हॉलमार्क ऑफ देयर प्रपोर्शन वाज बेस पेयरिंग बिटवीन 2 स्ट्रैंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। उन्होंने क्या किया था? जैसे अभी हमने न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर देखा था ना, शुगर फॉस्फेट विथ नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, तो ऐसे ही न्यूक्लियोटाइड बनाया और इन्होंने बना करके पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बना करके इन्होंने डीएनए का स्ट्रक्चर प्रपोज किया। हाउएवर दिस प्रपोजिशन वाज आल्सो बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ एरविन चारगाफ। तब तक एरविन चारगाफ ने अपना चारगाफ रूल दे दिया था, अभी हम उसको देख रहे हैं। फॉर डबल स्टैंडर्ड डीएनए द रेशियो ऑफ एडेनिन थाइमिन एंड ग्वानिन एंड साइटोसिन आर कांस्टेंट एंड इक्वल्स टू 1। चारगाफ रूल क्या कहता है? एडेनिन मस्ट बी पेयर विथ थाइमिन। एक प्यूरिन पिरिमिडिन से ही पेयर करेगा न्यूक्लियोटाइड में।
ग्वानिन मस्ट बी पेयर विथ साइटोसिन। अगर यहाँ पे आरएनए हो जाएगा तो आरएनए में पेयरिंग होती नहीं है। तुम्हें लग रहा होगा यूरेसिल से करेगा, कहाँ से कर लेगा? आरएनए में थायमिन की जगह वो आ जाएगा यूरेसिल, लेकिन आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है इसलिए वहां पे पेयरिंग नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो डबल बॉन्ड मतलब दो, मतलब इनके बीच में एनर्जी कम होगी, इनको तोड़ने के लिए एनर्जी कम वो यूज होगी, जबकि ग्वानिन और साइटोसिन को तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए क्योंकि इनके बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स आ रहे हैं। ठीक है, ये जो है ये स्पेस देकर के इसे बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। तो ये है चारगाफ रूल, A + T बाई G + C = 1 होना चाहिए। ठीक है, इनका जो सम आएगा वो 1 होना चाहिए, 1 1। तो ये चारगाफ रूल था। The base pair conform a very unique property of polynucleotide chain. They are said to be complementary to each other, and therefore, if the sequence of the bases in one strand is also known as sequence in the another strand can be predicted. अगर तुम डीएनए का एक स्ट्रैंड का तुम सीक्वेंस अगर पता लगा लेते हो तो वहां से तुम बेस पेयरिंग करके, जैसे ए का टी के साथ, जी का सी के साथ बेस पेयरिंग करके उसका दूसरा स्ट्रैंड भी तुम पता कर सकते हो। वही एनसीईआरटी लिख रही है। ऑल्सो इफ ईच स्ट्रैंड फॉर्म्स अ डीएनए, लेट अस कॉल इट पेरेंटल डीएनए। डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स हैं, सीधा सीधा मैं बना रहा हूं। ये हो गया तुम्हारा पेरेंटल, एक है टेम्पलेट, तो ये तुम्हारा टेम्पलेट के जैसे काम करेगा। टेम्पलेट मतलब सांचा, जैसे ईंट ईंट बनते तुमने देखा होगा, ईंट दीवार की ईंट। ठीक है, तो उसमें तुमने बनते देखा होगा कि एक सांचा होता है। अगर उस पर कोई मतलब अपनी कंपनी का ट्रेडमार्क तुम्हें छपवाना हो, मतलब जो भी होता है ईंट का मालिक, उससे अपनी कंपनी का ट्रेडमार्क, तो उसमें एक सांचा बन के आता है ऐसे डब्बे जैसा। ठीक है, तो उसमें क्या बोलते हैं, मिट्टी भरते हैं उसको बराबर करके और डाल देते हैं भट्ठे में। ठीक है, तो वहां से वो जल कर मतलब पक करके पूरा ईंट बन के आती है। तो वही टेम्पलेट का मतलब होता है ढांचा, सांचा जो बोल लो। ठीक है, तो ये पेरेंटल डीएनए मान लो वो तुम्हारा टेम्पलेट के जैसे काम कर रहा है। act as template for synthesis of new strand. The 2 double-stranded DNA, let us call them daughter DNA, thus produced would be identical to parental DNA molecule. Because of this, genetic material implication to structure of DNA become very clear. तो ये जो टेम्पलेट होगा, तो यहाँ से जैसे मान लो ये तुम्हारा डिवाइड किया। ठीक है, तो मैं पहले स्लाइड पे ले चल रहा हूं। देखो, जैसे मान लो ये तुम्हारा है पेरेंटल डीएनए। ठीक है, पेरेंटल डीएनए है ये, यहां से एक मान लो ये तुम्हारा टेम्पलेट के जैसे काम कर रहा है। तो ये तुम्हारा टेम्पलेट आया, तो जैसे मान लो इस पे A T G C और इस वाले पे C G T A ऐसे है। तो अब जो ये नया वाला, ये जो तुम देख रहे हो नया वाला बन रहा है, ये जो तुम देख रहे हो नया वाला बन रहा है, तो इसमें क्या बनाएगा, यहाँ पे T लाएगा, यहाँ पे A लाएगा, यहाँ पे C ले आएगा, यहाँ पे G ले आएगा। सेम ऐसे यहाँ पे G आएगा, यहाँ पे C आएगा, यहाँ पे तुम्हारा A आएगा, यहाँ पे तुम्हारा T आएगा। तो देख रहे हो कहीं ना कहीं ये तुम्हारा दोनों मैच कर रहे हैं। ठीक है, तो वैसे ही आइडेंटिकल हो गया ना, मतलब जो पेरेंट का था वैसे ही सेम स्ट्रक्चर तुम्हारा इस पे भी आ गया, किस पे, डॉटर वाले में, तो आइडेंटिकल हो जाता है। ठीक है, और यहाँ से जो डीएनए का स्ट्रक्चर था वो बहुत क्लियर हो गया, मतलब बेस पेयर्स किसी एक का पढ़ा और वहां से उसका मतलब अपोजिट वाला उससे बना लिया डीएनए का स्ट्रक्चर, डबल हेलिकल मॉडल। ठीक है, यहाँ पे तुम देख सकते हो ये जो तुम्हारा चल रहा है वो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस चल रहा है, ये डबल हेलिकल डीएनए। ठीक है, ये जो है ना डबल हेलिकल, ये तुम्हारा न्यूक्लियोटाइड का चेन है। ये एक चैन हो गया, ये दूसरा चैन हो गया। चैन सुख शांति चैन नहीं, चैन CHAIN चैन। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप एब्सेंट मतलब नहीं है, ये तुम्हारा जो हो गया वो नीचे वाला पार्ट हो गया जहाँ पे थर्ड OH ग्रुप फ्री था। ठीक है, तो ये जो ये कौन सा एंजाइम काम कर रहा है, इस पे काम कर रहा है डीएनए डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। वो किस डायरेक्शन में काम कर रहा था, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, 5' to 3'। यहाँ पे देख रहे हो RNA पॉलीमरेज, ये वाला जो एंजाइम है ना, ये बड़ा सा, ये तुम्हारा डीएनए पे डिपेंडेंट RNA को पॉलीमरेज करने वाला है। पॉलीमरेज मतलब RNA बनाने वाला। ठीक है, एक चीज तुम नोटिस करो कि जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसका वो देखो सीक्वेंस
3 प्राइम टू 5 प्राइम है, ठीक है, क्योंकि डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज 5 से 3 की तरफ काम करता है। ये जो एंजाइम है ये काम करता है हमेशा 5 से 3 के टाइम पे। इसको याद रख लो, जब रेप्लिकेशन पढ़ोगे या फिर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ये आता है। तुम्हें कैसे पता कि मुझे इतना ज्यादा पता है? क्योंकि मैंने सारे प्रीवियस ईयर कर रखे हैं, बोर्ड्स के सारे क्वेश्चन कर रखे हैं, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन कर रखे हैं, ठीक है, इसलिए मुझे पता है कहां से कौन कौन सा क्वेश्चन आता है। देखो आरएनए पॉलीमरेज का काम करने का है जो रोड है वो है 5 प्राइम से 3 प्राइम तक, ठीक है, 5 प्राइम से 3 प्राइम तक। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम बोलोगे कि इस वाले 5 प्राइम पे क्यों नहीं काम किया, मतलब यहां से तो तुम्हारा एक्चुअल जो 5 प्राइम है वो यहां से है ना, ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, तो इसको इधर से काम करना चाहिए। नहीं, ये अपने 5 प्राइम से 3 प्राइम पे काम करेगा। ये यहाँ पे 3 है, तो ये जब ये पेयर बनाएगा बेस पेयर्स, तो इसके लिए ये वाला 5 प्राइम होगा ना, इस पे मान लो ये जो दो डीएनए है ये 5 से है, ये 3 से है, ये 3 पे है, ये 5 पे है, ठीक है, कंप्लीमेंट्री होते हैं ना एक दूसरे का उल्टा। तो यहां से अगर वो इसका अपोजिट बनाएगा, मतलब इसका दूसरा स्ट्रैंड बनाएगा, तो 5 प्राइम यहीं पे तो बनेगा, इसके लिए यहाँ पे 3 प्राइम बनेगा। रेप्लिकेट कर रहा है मतलब इसका मतलब दूसरी कॉपी तो बना रहा है, तो कॉपी तो उसके कंप्लीमेंट्री यानी उल्टा ही बनेगी ना। इस वजह से आरएनए पॉलीमरेज अपने 5 से 3 प्राइम की तरफ काम करता है। टेम्पलेट डीएनए के 3 टू 5 प्राइम पे काम करेगा, टेम्पलेट डीएनए के 3 टू 5 प्राइम पे काम करेगा, लेकिन आरएनए पॉलीमरेज अपने अगर सीक्वेंस पे देखोगे तो 5 से 3 प्राइम पे काम करेगा। देखो यहाँ पे 5 प्राइम नीचे आते गया और आगे ये तुम्हारा रेप्लिकेट कर रहा है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से एंजाइम लगते हैं, क्या कैसे काम होता है, ये हम आगे देखेंगे, अभी आगे का टॉपिक है, ठीक है। एक चीज, अगर तुमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है कि टेम्पलेट स्ट्रैंड दिया है या कोडिंग स्ट्रैंड दिया है और तुमसे पूछा है कि इसका एमआरएनए क्या बनेगा, यहां पे तुम आओ, देखो कोडिंग स्ट्रैंड हमेशा देखना, इसका सीक्वेंस देखना, 3 प्राइम है इधर। मैं तुम्हें बहुत सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूँ, क्वेश्चन समझाने रहा हूँ। अगर तुमसे कोई भी डीएनए का स्ट्रैंड दे दे, उसमें टेम्पलेट और कोडिंग स्ट्रैंड का नाम दे दे, जैसे देख रहे हो यहाँ पे टेम्पलेट और कोडिंग स्ट्रैंड का नाम दे दिया। अब एक आता है भाई ऐसा क्वेश्चन, और एक एमआरएनए बना दिया, उसमें 5 से 3 प्राइम डायरेक्शन दे दी। अब पूछ रहा है 4 एमआरएनए बनाए, उसमें अलग अलग डायरेक्शन दे दिया, कई बार क्या करेगा ना, उल्टा घुमा देगा। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, कोडिंग स्ट्रैंड पे ध्यान देना है। तुम ये मत करने लग जाना कि टेम्पलेट स्ट्रैंड देखा फिर उसमें उसका कंप्लीमेंट्री मतलब वो बनाया पेयर, ऐसे मत करना। तुम डायरेक्ट कोडिंग स्ट्रैंड देखना और उसमें जहां पे टी रहेगा वहां पे टी हटा करके यू बना देना, क्योंकि यहाँ पे mRNA आ गया, आरएनए, डीएनए से क्या बन गया आरएनए। आरएनए में क्या होता है, यूरेसिल होता है, थाइमिन नहीं होता है। तो कोडिंग स्ट्रैंड पे आना, क्योंकि देखो टेम्पलेट स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री कोडिंग हुआ, तो ये जो भी कोड करेगा, वो जो भी दूसरा कॉपी बनाएगा वो कोडिंग स्ट्रैंड से मिलता जुलता ही तो बनाएगा। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि जो आरएनए का जो स्ट्रक्चर पूछेगा, बेसिकली ये एमआरएनए है, मैसेंजर आरएनए, ठीक है, आरएनए लिख रखा है, आरएनए 3 टाइप के होते हैं, तो बेसिकली एमआरएनए, ठीक है। तो यहाँ पे तुम कोडिंग स्ट्रैंड देखना, उसके सीक्वेंस देखना, सेम सीक्वेंस वाला जो दिया होगा। एक चीज नोटिस कर लेना कि वो दोनों के दोनों सेम नंबर पे है ना, मतलब कोडिंग स्ट्रैंड अगर 5 प्राइम पे है तो आरएनए का भी 5 प्राइम मिला लेना, ठीक है। उसके बाद जो सीक्वेंस है उसमें तुम्हारे कोडिंग स्ट्रैंड में सेम टू सेम सीक्वेंस तुम्हारे एमआरएनए में भी होगा। ध्यान क्या रखना है, दो चीज का ध्यान रखना है कि जो 5 प्राइम है इसे तुम मतलब एक साथ करना और टी के जगह यू कर देना, टी के जगह क्या करना, यू, तो बाकी तुम्हारा आंसर सही हो जाएगा। सैलिएंट फीचर ऑफ डबल हेलिकल डीएनए पढ़ लेते हैं, मतलब इसका कुछ खास मतलब पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन वेयर द बैकबोन कंस्टिट्यूट शुगर फॉस्फेट, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना होता है, एक तुम्हारा इधर एक इधर, ये दोनों हेलिक्स में बने होते हैं, ठीक है। हेलिक्स यार अभी मैं हाथ से कैसे बनाऊं, ऐसे सांप जैसे चला लो। इसकी जो बैकबोन होती है वो शुगर होती है, फॉस्फेट होती है, ठीक है। एंड बेसिस प्रोजेक्ट इनसाइड, और यहाँ से तुम्हारा जो बेस है वो इनसाइड प्रोजेक्ट होता है। यहाँ से जैसे मान लो ये है ना बेस, तो ये तुम्हारा शुगर फॉस्फेट, और यहाँ से शुगर से तुम्हारा नाइट्रोजनस बेस अंदर, सेम ऐसे ही फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट, शुगर से तुम्हारा नाइट्रोजनस बेस अंदर, प्यूरिन्स पिरिमिडिन्स आपस में, ठीक है। तो ये था तुम्हारा पहला सैलिएंट फीचर। दूसरा 2 चेन्स है एंटी पैरेलल पोलैरिटी। एंटी पैरेलल पोलैरिटी का मतलब अगर ये 5 है 5 प्राइम
तो ये तुम्हारा 3 प्राइम होगा। अगर ये 3 प्राइम है तो ये तुम्हारा 5 प्राइम होगा। ऐसा मत कर देना कि इसे भी 5 प्राइम कर देना, इसे भी 5 प्राइम, और नीचे वाले को इसको भी 3 प्राइम और इसको भी 3 प्राइम, तो ये तुम्हारा गलत हो जाएगा। ठीक है, एक में दोनों पोलैरिटी होंगी और उसके अपोजिट वाले में उसका अपोजिट पोलैरिटी होगा। कहने का मतलब एक स्टैंड में 5 प्राइम भी होगा, 3 प्राइम भी होगा, उसके नेक्स्ट स्टैंड में 5 प्राइम के अपोजिट 3 प्राइम होगा और 3 प्राइम के अपोजिट 5 प्राइम होगा। द बेसेस इन 2 स्ट्रैंड्स आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। तो कहने का यह मतलब है कि जो हम AT वाला देख रहे थे ना, AT से 2 बॉन्ड्स के थ्रू जुड़ा है, GC से 3 बॉन्ड्स के थ्रू जुड़ा है, तो वही लिख रखा है कि हाइड्रोजन बॉन्ड इनमें 2 पाए जाएंगे AT में, और फॉर्मिंग बेस पेयर एडेनिन फॉर्म्स 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, थाइमिन फॉर्म अपोजिट स्ट्रैंड एंड वाइस वर्सा। भाई यार एडेनिन थाइमिन से जुड़ेगा 2 बॉन्ड्स के थ्रू, ठीक है, ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ेगा 3 बॉन्ड्स के थ्रू। इसके ये रिजल्ट क्या करेगा कि हमेशा प्यूरिन पिरिमिडिन से जुड़ेंगे। AG हमेशा TCU से जुड़ेगा, किसी से TC से जुड़ेगा, U से नहीं जुड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड RNA हो जाएगा ना, तो वहाँ पे कहाँ से जुड़ेगा। दिस जनरेट अप्रॉक्सीमेटली यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन 2 स्ट्रैंड्स ऑफ हेलिक्स। कितना था 3.4 एंगस्ट्रॉम या 0.34 नैनोमीटर, 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, वही कह रहा है कि 2 बेस पेयर्स के बीच में का जो गैप है वो तुम्हारा 3.4 एंगस्ट्रॉम होगा या फिर 0.34 नैनोमीटर होगा। पूरे 10 बेस पेयर यानी एक पिच यानी एक राउंड का अगर तुम देखोगे तो वो हो जाएगा 34 एंगस्ट्रॉम या 3.4 नैनोमीटर। ठीक है, 5.2 देखते हैं। देखो AT से 2 बॉन्ड्स के थ्रू जुड़ रहा है, AT से 2 बॉन्ड्स के थ्रू, GC से 3 बॉन्ड्स के थ्रू, GC से 3 बॉन्ड्स के थ्रू, ये तुम्हारे हाइड्रोजन बॉन्ड थे। यहाँ पे तुम देख सकते हो 5 प्राइम यहाँ पे है तो 3 प्राइम यहाँ पे है, 3 प्राइम यहाँ पे है तो 5 प्राइम यहाँ पे। इसको बोलते हैं डबल स्ट्रैंडेड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ये हमने देख लिया। the two chains are coiled in right handed fashion. The pitch of helix is 3.4 नैनोमीटर या 34 एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम में होता है 10 की पावर -10 मीटर और एक नैनोमीटर में होता है 10 की पावर -9 मीटर। ये तुम्हारा हो जाएगा नैनोमीटर में और इसमें आ जाएगा तुम्हारा 10 की पावर -10 मीटर। A nanometer is 1 billionth of meter, that is 10 की पावर -9 मीटर, रफली 10 बेस पेयर इन ईच टर्न। ठीक है, consequently the distance between a BP helix is 0.34 नैनोमीटर। ये सब डाटा NCERT का है, हम बस उसे सिंप्लीफाई कर रहे थे। The plane of one base pair stack over the other in double helix. This is the addition of hydrogen confer stability to helical structure. देखो सुगर फॉस्फेट तुम्हारा बैकबोन बना रहा था, वो तुम्हारे DNA को एकदम मस्त बॉडी बिल्डर बना के रखेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड उसकी स्टेबिलिटी के लिए जरूरी था। पहला, DNA स्टेबल मॉलिक्यूल क्यों है, DNA जेनेटिक मटेरियल क्यों है, उसमें जो पेंटोज शुगर थी वहां पे पहला रीजन DNA एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल में पहला रीजन कि जो सेकंड कार्बन था पेंटोज शुगर का वहां पे OH की जगह H ग्रुप था, डीऑक्सी वो था हाइड्रोजन। ठीक है, तो वहां से तुम्हारा उसका रिएक्टिविटी कम हुआ, मतलब लेस स्टेबल, मोर स्टेबल लेस रिएक्टिव, मतलब कम रिएक्टिव हुआ तो ज्यादा स्टेबल हो गया। ठीक है, दूसरा कि उसमें डबल हेलिकल होने की वजह से उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स आ जाते हैं। ठीक है, डबल हेलिकल होने की वजह से उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स आ जाते हैं, समझ रहे हो बात को। डबल हेलिकल होने की वजह से उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स आ जाते हैं, इसकी वजह से वो धीरे धीरे और ज्यादा स्टेबल हो जाता है और ज्यादा लेस रिएक्टिव हो जाता है। 5.3, ये देखो, ये मैंने DNA के कुछ टाइप्स होते हैं, B DNA, A DNA, ठीक है, B फॉर्म ऑफ DNA, A फॉर्म ऑफ DNA, Z फॉर्म ऑफ DNA। एक चीज तुम्हें याद रखनी है, इसमें जो मेन इस स्लाइड को लगाने का मेरा यही मकसद था कि तुम्हें एक चीज याद है, Z DNA जो होता है ना वो लेफ्ट हैंडेड होता है, लेफ्ट हैंडेड। बाकी के सारे DNA राइट हैंडेड कॉइल होते हैं, मतलब जैसे क्लॉक घूमती है ना, क्लॉक वैसे ऐसे, बट जो Z DNA होता है वो ऐसे घूमता है, लेफ्ट हैंडेड। ठीक है, यहाँ पे तुम देख सकते हो ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे जाकर के ऐसे जाकर के ऐसे, जबकि ये सारे तुम्हारे राइट हैंड कॉइल में घूम रहे हैं। ठीक है, ऐसे जाकर के ऐसे जाकर के ऐसे, ये ऐसे घूम रहा है ना, और ये तुम्हारा घूम रहा है ऐसे। ठीक है, एक चीज तुम्हें और याद रखनी है, हेलिक्स का राइज 3.4 एंगस्ट्रॉम, ये 2 बेस पेयर्स के बीच का है, और ये याद रखना। और ये BP हेलिकल टर्न याद रखना, B फॉर्म में 10 होता है, A फॉर्म में 11 होता है, Z फॉर्म में 12 होता है। मतलब पिच, एक पिच में 10 बेस पेयर्स हो रहे थे ना,
हमारे। तो जो हम बेसिकली जो अब तक पढ़ रहे थे वो था बी फॉर्म ऑफ डीएनए, ठीक है। बाकी हमें इससे ज्यादा कुछ नहीं याद रखना है। कंपेयर द स्ट्रक्चर बिटवीन प्यूरिन्स एंड पिरामिडिन्स, हमने देख लिया प्यूरिन्स में 2 रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, पिरामिडिन्स में सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, हमने ये देख लिया। कैन यू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इन डीएनए रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट, इसका रीजन हमें पता करना है। पहला रीजन ये है कि जो दोनों बेस पेयर्स होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड से मिल अटैच होते हैं, दोनों प्यूरिन्स पिरामिडिन्स हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू हमेशा मतलब अटैच्ड होते हैं, ठीक है। उसके बाद दोनों चैन एंटी पोलैरिटी होती है, ऊपर 5 तो नीचे 3, दूसरे वाले में ऊपर 3 तो नीचे 5, ठीक है। उसके बाद प्यूरिन्स हमेशा पिरामिडिन से जुड़ते हैं, और जो दोनों चैन्स हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ये राइट हैंडेड कॉइलिंग में होती है। तो इसके वजह से जो डिस्टेंस होता है वो फिक्स होता है, मतलब 34 एंगस्ट्रॉम में 10 बेस पेयर्स होंगे तो 3 पॉइंट दोनों के बीच का जो गैप होगा, 2 न्यूक्लियोटाइड पेयर्स के बीच का जो गैप होगा एक बेस पेयर के, उसका होगा 3.4 एंगस्ट्रॉम या 0.34 नैनोमीटर। जैसे ये है ना, ये कहाँ गया, देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये इसका क्वेश्चन क्या है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और किसी का क्वेश्चन नहीं है। ये जो तुम देख रहे हो ना, ये 0.34, तो ये इसका पूछ रहा है कि ये फिक्स क्यों होता है, ये जो डिस्टेंस है ना ये वाला, एनसीईआरटी पूछ रही है कि फिक्स क्यों होता है। क्योंकि यार यहाँ पे देखो ना, ये पहली बात तो ये अपोजिट पोलैरिटी है, 5 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम, ठीक है, अपोजिट पोलैरिटी है। उसके बाद तुम्हारे दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू जुड़ रहे हैं, या फिर दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ रहे हैं, तुम्हारा प्यूरिन पिरिमिडिन से जुड़ रहा है, ठीक है। तो इस वजह से बराबर का जो पेयरिंग है, तो पेयरिंग एक डिस्टेंस पे ही होगा ना, तो इस वजह से दोनों का जो गैप होता है वो इक्वल होता है। अब आते हैं एक क्रिक ने, वॉटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिकल मॉडल दिया, जबकि क्रिक नॉर्मल उसमें का क्रिक जो थे वो सेंट्रल डोग्मा प्रेजेंट किए। सेंट्रल डोग्मा क्या कहता है, द प्रोपोजिशन ऑफ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड इट्स सिंप्लिसिटी इन द एक्सप्लेनिंग द जेनेटिक implications बिकम रिवोल्यूशनरी। तो जो डबल हेलिकल का जो मॉडल था उसको जो जितना वो सिंपल था वो तुम्हारा एक रिवोल्यूशन बन चुका, ठीक है। मतलब समझने के लिए बहुत, मतलब जैसे समझो ना, तुम खुद समझो, तुम्हें अगर कोई बोले कि अगर इतनी सारी स्टडीज नहीं होती, तुमसे कोई बोलता कि कुछ डीएनए होता है तो वो कैसा होता है। वैसे आज के टाइम पे अगर एलियंस की बात करो तो अभी हमें कुछ पता नहीं कि एलियंस कैसे होते हैं, तो हमें सोचना पड़ रहा है ना कि एलियंस कैसे होते हैं। क्या पता तुम ही एलियन हो, मैं ही एलियन हूँ, नो वन नोज। तो ऐसे ही उस टाइम पे डीएनए कुछ पता ही नहीं था, जब उसका स्ट्रक्चर इतना सिंपल न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बना होता है डीएनए, जब ये पता चला तो एक उस पर रिसर्च बहुत तेज हो गई, ठीक है। तो उसे हमें समझने में आसानी हो गई। वेरी सुन फ्रांसिस क्रिक प्रपोज सेंट्रल डोग्मा इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी विच स्टेट दैट द डीएनए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्लोज फ्रॉम डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, प्रोटीन जाकर के अपना काम कराता है, ठीक है, प्रोटीन अपना काम कराता है। अच्छा, अगर तुम ह्यूमन हेल्थ क्या बोलते हैं, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पढ़े हो, तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि प्रोटीन का जो वो होता है कैलोरीफिक वैल्यू वो कितनी होती है, ग्रॉस और नेट कैलोरीफिक वैल्यू और ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू दोनों पता नहीं, ठीक है। तो देखो, पहले डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करता है, अपनी आप की एक और कॉपी बनाता है, उससे फिर ट्रांसक्रिप्शन होता है। ट्रांसक्रिप्शन मतलब डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए कौन सा बनता है, एमआरएनए बनता है, फिर एमआरएनए में ट्रांसलेशन होता है और वो प्रोटीन बनाती है। प्रोटीन किससे बन के मिलकर के बना होता है, अमीनो एसिड से। ये सब क्या होते हैं, अमीनो एसिड, तुमने क्लास 11th के बायोमोलिक्यूल्स में स्टार्टिंग में ही पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, इसको मिलाकर के हम बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। अब एनसीईआरटी का और क्वेश्चन पूछ रही है भाई, जवाब देना है। स्टार्टिंग में मैंने बताया था ना कि डीएनए हर एक मॉलिक्यूल में, हर एक ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल काम नहीं करता, कुछ में आरएनए काम करता है जो कि वायरसेज होते हैं। तो पूछ रहा है इन सम वायरसेज द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज इन रिवर्स डायरेक्शन। जो वायरसेज होते हैं उनमें आरएनए काम करता है जेनेटिक मटेरियल का, तो वो डीएनए कैसे बनाते हैं। हाँ, वो भी डीएनए बनाते हैं। जब किसी को मलेरिया होता है या एड्स होता है ना, तो वो जो वायरस होता है, एचआईवी वायरस या मलेरिया का वायरस, वो उसके पास आरएनए होता है, वो एक एंजाइम से वो अपना आरएनए को डबल हेलिकल में कन्वर्ट करता है और डीएनए बनाता है, और उसके बाद अपना फर्दर प्रोसेस मतलब आगे काम करता है। दैट इज फ्रॉम आरएनए टू डीएनए। कैन यू सजेस्ट अ सिंपल नेम ऑफ द प्रोसेस। मैंने प्रोसेस के नाम के साथ साथ एंजाइम भी लिख दिया है,
ये एनसीईआरटी में तुम्हें नहीं मिलेगा। तो देखो प्रोसेस का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और प्रोसेस का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो ये था हमारा आज का पूरा लेक्चर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। देखो मुझे तुम्हारे टोटल 12 आवर्स चाहिए। 10 आवर्स में हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे, 2 आवर्स में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ लेक्चर वेरी कर सकता है, 11, 12, 13, 14 जितने भी हो, 8, 9, 10 भी हो सकते हैं, लेकिन आवर्स 10 आवर्स ही होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक टेक केयर, सी यू।